हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो करेंट अफेयर सेशन से संबंधित होगा और आगामी सभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ परीक्षा मंथन मैगजीन की समरी नोट्स को डिस्कस करूंगा। यह जो परीक्षा मंथन मैगजीन है वह वर्ष 2024 से संबंधित विभिन्न घटनाओं का इसमें संकलन किया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है। तो इसके अंतर्गत करेंट अफेयर सेशन को जो मैं डिस्कस करूंगा, इसमें दो सेक्शन होंगे। पहला जो होगा वह सभी राष्ट्रीय न्यूज को इसमें कवर किया हुआ है जो परीक्षा मंथन मैगजीन में दिया गया है। राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, इन दो सेक्शन को आज डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो इकोनॉमी का सेक्शन है, साइंस एंड टेक का सेक्शन है और रेस्ट जो सेक्शन होंगे उसे धीरे धीरे करके विभिन्न वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग परीक्षा मंथन की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। पहला है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। वहाँ की जो उपराज्यपाल की शक्तियाँ हैं, उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि की गई है। तो इससे संबंधित प्रश्न अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो वह स्टेटमेंट वाइज प्रश्न होगा, स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, ये जो उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि की गई है और उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि कर वहाँ के उपराज्यपाल की शक्तियाँ जो है वह दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों के समान कर दी गई है। आप लोग याद रखेंगे, यानी कि अब दिल्ली के उपराज्यपाल की जितनी शक्तियां हैं उतनी ही शक्तियां जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की भी होगी। ठीक है, आर्टिकल 370 की समाप्ति कब की गई थी? 5 अगस्त 2019। उसके बाद से जम्मू कश्मीर का दो भागों में विभाजन किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और हाल ही में वहां पर देखिए कि जो जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर विधानसभा है। ठीक है, और लद्दाख जो है वह केवल केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर विधानसभा नहीं है। तो आप एक बार जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन विधेयक है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे, तो यह काफी महत्वपूर्ण है। अगला है राष्ट्रीय किसान सम्मेलन। हाल ही में राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जो राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ वह कृषि मंत्रालय प्लस यूपी गवर्नमेंट, यानी कि यूपी सरकार प्लस केंद्रीय कृषि मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया? वाराणसी में। राष्ट्रीय किसान सम्मेलन जो है इसका आयोजन 18 जून 2024 ईस्वी को किया गया था। इस सम्मेलन में 732 कृषि विज्ञान केंद्र, 50,000 कॉमन सर्विस सेंटर और 1 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 25 मिलियन से अधिक किसानों ने भाग लिया था। और इसी सम्मेलन में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त भी जारी की गई। पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 ईस्वी को। ठीक है, तो राष्ट्रीय किसान सम्मेलन याद रखेंगे कहाँ पर आयोजित किया गया? वाराणसी में। किसके द्वारा? तो कृषि मंत्रालय प्लस यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। कब किया गया? 18 जून 2024 को। अगला है भील प्रदेश की मांग। यह काफी महत्वपूर्ण है, भील प्रदेश की मांग। ठीक है, देखिए चार राज्यों के द्वारा 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश की मांग की जा रही है। कौन कौन से 4 राज्य हैं महत्वपूर्ण है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश की मांग की जा रही है। सर्वप्रथम इसकी मांग 1913 ईस्वी में गोविंद गिरी बंजारा के द्वारा इसकी मांग सर्वप्रथम की गई थी। वर्तमान समय में अगर भीलों की आबादी देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान समय में भीलों की आबादी 1.7 करोड़ है। ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में है और दूसरे नंबर पे गुजरात में। ठीक है, तो इन 4 राज्यों का नाम आप लोग याद रखें। इन 4 राज्यों के 49 जिलों को मिलाकर नए भील प्रदेश, भील राज्य की डिमांड की जा रही है। ठीक है, भील भारत की प्राचीन जनजातियों में से एक है। इन्हें पश्चिम भारत की द्रविड़ जनजाति के रूप में पहचाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलाइड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, और जो भील हैं वे द्रविड़ मूल की भाषा बोलते हैं, भीली। ठीक है, ये बेसिकली भीली भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, भील प्रदेश की मांग की जा रही है। अगला है भारत में मक्के उत्पादन में काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, इसीलिए हेडिंग है मक्का उत्पादन में हरित क्रांति। ठीक है, अगर आप मक्का में देखेंगे तो जहाँ पे
99 से 2000 के आसपास में 11.5 मिलियन टन मक्के का उत्पादन हुआ था, वह लगभग 3 गुना बढ़कर वर्तमान समय में 35 मिलियन टन हो चुका है। औसत उपज 1.8 टन था, जो कि अब बढ़कर 3.3 टन हो चुका है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर लगभग यहाँ पे उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि हुई है और औसत उपज में भी लगभग डबल की वृद्धि हुई है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है। यहाँ पर कुल वैश्विक उत्पादन का, मक्का का कुल जब वैश्विक उत्पादन होता है उसका 2.59% मक्का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। मक्का एक खरीफ फसल है जिसका 60% मक्का का यूज हम लोग चारा के रूप में करते हैं और 20% मक्का का यूज सीधे मनुष्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यह है मक्का उत्पादन, आप लोग याद रखेंगे। इकोनॉमी सेक्शन में स्टेटमेंट वाइज कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग हर एक चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इसमें भी आप कैटेगराइज नहीं करेंगे कि यह महत्वपूर्ण है या नहीं। जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वह सारे महत्वपूर्ण सेक्शन ही हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए NBT के साथ समझौता किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए किस संस्था के साथ सहयोग किया है, समझौता किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो NBT नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। अगला है सोमपेन जनजाति। आपने सुना होगा, सोमपेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ठीक है, सोमपेन जनजाति के कुल 7 सदस्यों ने पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया। ठीक है, सोमपेन जनजाति मुख्यतः अंडमान निकोबार लोकसभा क्षेत्र में इन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया और सोमपेन जनजाति वहीं अंडमान निकोबार में ही निवास करते हैं। वर्तमान समय में इसकी अनुमानित संख्या 229 है। ठीक है, तो इन 229 सदस्यों में से 7 सदस्यों ने पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केसी शिवराम कृष्ण की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी के विकल्पों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो याद रखेंगे, अब देखिए, जब 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना एक नया राज्य बना था, तो उस समय क्या था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी को आगामी 10 वर्षों के लिए हैदराबाद घोषित किया गया। ठीक है, तो 2024 में क्या हो गया कि ये 10 वर्ष पूरा हो गया। तो 10 वर्ष पूरा होने के बाद ये जो राजधानी जो है वह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले जो था हैदराबाद, वह अब समाप्त हो गया। ठीक है, तो एक नई राजधानी जो है आंध्र प्रदेश में खोजा जा रहा है। तो यही नई राजधानी के विकल्पों का अध्ययन करने के लिए केसी रामकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसी समिति ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में सिफारिश की। तो आप लोग याद रखेंगे कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किस समिति की अध्यक्षता में घोषित की गई? तो आप क्या बताएंगे? केसी शिवराम कृष्णन की अध्यक्षता में वह समिति गठित की गई थी। अगला है समुद्री सुरक्षा सहयोग। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 6th यानी कि 6ठा EAS सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट मुंबई में हुआ था 4 से 5 जुलाई के बीच में। अगला है लोकमत के संस्थापक जवाहरलाल डर्रा की स्मृति में 100 रुपये का स्मारक सिक्का किस राज्य के द्वारा जारी किया गया? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किया गया है। लोकमत के संस्थापक जवाहरलाल डर्रा की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। किस राज्य के द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला है सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग। लंबे समय से भारत जो है सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग कर रहा है। ठीक है, तो अगर सिंधु जल संधि के बारे में देखा जाए तो इसमें कुल 6 नदियां शामिल हैं। कौन कौन 6 नदियां इसमें शामिल हैं? तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 6 नदियां जो हैं सिंधु जल संधि में शामिल हैं। इनमें से 3 नदियां जो हैं, 3 जो पूर्वी नदियां हैं उन पर भारत का अधिकार है, रावी, ब्यास और सतलज। 3 पश्चिमी नदियां हैं जो पाकिस्तान से संबंधित है, झेलम, चिनाब और सिंधु। तो अब सवाल है कि इनमें विवाद क्या है? तो कई ऐसे जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद का मुद्दा बना हुआ है। यह समझौता वर्ल्ड बैंक के द्वारा 19 सितंबर 1960 ईस्वी की वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से 19 सितंबर 1960 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था।
तो कई सारे पनबिजली परियोजना है जिसको लेकर विवाद चल रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। इसके बाद बुलर बैराज परियोजना, बागलिहार परियोजना, किशन गंगा जन विद्युत परियोजना, तो इन सभी का जो संबंध है सिंधु जल नदी विवाद से है, जिसमें भारत लगातार इसमें संशोधन की मांग लंबे समय से कर रहा है। हाल ही में संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया, तो प्रेरणा स्थल का उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। भारत ने अंटार्कटिका के लिए दक्षिण गंगोत्री में दूसरा डाकघर खोला है जिसका नया पिन कोड क्या है, MH1718। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा डाकघर दक्षिण गंगोत्री में भारत ने खोला है जिसका नया पिन कोड है MH1718। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है, ठीक है। पहले नंबर पे आता है USA, दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे कौन है, इंडिया। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है, USA और चाइना के बाद इंडिया। यह राष्ट्रीय करंट अफेयर था। अब हम लोग शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य बांग्लादेश को बनाया गया है, ठीक है। तो अन्य 4 सदस्य कौन कौन हैं, तो भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव, ये 4 अन्य सदस्य हैं, ठीक है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य बांग्लादेश बना है। अन्य 4 सदस्य देशों में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल है। इसका सचिवालय कहाँ है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का, तो इसका सचिवालय जो है वह कोलंबो में है। हालिया बैठक इसकी मॉरिशस में हुई थी। भारत का प्रतिनिधित्व पंकज कुमार सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की जो स्थापना है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की स्थापना वर्ष 2020 ईस्वी में की गई थी और जब इसकी स्थापना की गई तो 3 देश इसके सदस्य थे, भारत, श्रीलंका और मालदीव इसके सदस्य थे। वर्ष 2022 में मॉरिशस इसका नया सदस्य बना है और 5वां सदस्य कौन बना, बांग्लादेश। इसका उद्देश्य क्या है इस संगठन का, समुद्री सहयोग, आतंकवाद एवं कट्टरता का मुकाबला करना कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य है। तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में अब वर्तमान समय में 5 सदस्य हो गए हैं, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव और हालिया समय में कौन बना है, बांग्लादेश। अगला है G7 समिट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। G7 समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है, इटली के अपुलिया में। अपुलिया घोषणा पत्र इसीलिए इसे कहा गया है क्योंकि अपुलिया में इसका आयोजन किया गया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि अपुलिया घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन दे देगा G7, G20, ब्रिक्स और सार्क, कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे अपुलिया घोषणा पत्र का संबंध है G7 से। G7 समिट 50वां G7 समिट इटली में हुआ कब, 13 से 15 जून के बीच में। G7 की स्थापना कब हुई थी, तो G7 की स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री की पहली विदेश दौरा थी। लेकिन आप लोग याद रखेंगे यह पहली विदेश दौरा यह किसी संगठन को लेकर था। अगर द्विपक्षीय संबंध को लेकर देखेंगे यह द्विपक्षीय दौरा नहीं था, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, यह बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि G7 का जो आयोजन किया गया 50वां समिट, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री का पहला विदेशी दौरा तीसरे कार्यकाल के दौरान अवश्य हुआ, लेकिन यह द्विपक्षीय दौरा नहीं था। इस सम्मेलन में भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने AI, ऊर्जा, अफ्रीका एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर G7 आउटरीच सत्र को संबोधित किया है। खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने हेतु G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल का शुभारंभ किया गया है। ये लास्ट वाला सेंटेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैश्विक निवेश अवसंरचना के लिए 2027 तक $600 बिलियन एकत्रित करने का निर्णय लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि G7 समिट के दौरान वैश्विक निवेश अवसंरचना के लिए किस वर्ष तक $600 बिलियन एकत्रित करने का निर्णय लिया गया है, तो 2027 तक कितने, $600 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने पूर्व रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु एवं सशस्त्र बलों के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के लिए वारंट जारी किया। आप लोग याद रखेंगे, रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सशस्त्र बलों के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के लिए वारंट जारी किया गया, ठीक है। ICC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कुल सदस्य कितने हैं, 124 कुल सदस्य हैं। 124वां सदस्य कौन है, आर्मेनिया, ठीक है। ICC की स्थापना कब हुई, 1998 ईस्वी में
आईसीसी की स्थापना हुई रोम संधि के तहत। 2003 में आईसीसी ने अपना काम करना प्रारंभ किया था और आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड में। अगला है दक्षिण चीन सागर विवाद। दक्षिण चीन सागर विवाद जो है कई देशों के बीच और लंबे समय से यह न्यूज में बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो विवाद का जो मुद्दा है वह किन किन देशों के बीच है। डायरेक्ट मान लेते हैं, पूछ लेगा स्प्रेटली द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद कायम है, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो काफ़ी हाईलाइटेड रहा है। जो दक्षिण चीन सागर में मुख्य जो विवाद है वह 9 डैश लाइन को लेकर है, लेकिन विभिन्न देशों के बीच में आपसी विवाद भी है, जैसे स्कारबेरो सोल और स्प्रेटली द्वीप, इन दोनों को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच विवाद विद्यमान है। वहीं अगर पैरासोल द्वीप को लेकर पूछा जाए कि पैरासोल द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद देखने को मिल रहा है, तो चाइना और वियतनाम के बीच। उसी प्रकार से नाटुना द्वीप को लेकर चाइना और इंडोनेशिया के बीच विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। अगला है यूक्रेन शांति सम्मेलन एवं भारत। देखिए, रूस यूक्रेन के बीच जो विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, तो उसकी शांति बहाली के लिए विभिन्न देशों के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हाल ही में ऐसा प्रयास स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में किया गया है, यूक्रेन शांति सम्मेलन, जिसमें भारत भी शामिल हुआ। 100+ देश इसमें शामिल हुए, ठीक है। भारत ने संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो आप लोग याद रखेंगे, यूक्रेन शांति सम्मेलन का कहां पर किया गया? स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में। कब किया गया? 15 से 16 जून 2024 ईस्वी को। अगला है भारत के परमाणु हथियारों में वृद्धि। सिप्री की नई रिपोर्ट आई है और सिप्री की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु हथियारों में वृद्धि देखने को मिली है। 2023 ईस्वी में भारत में परमाणु हथियार 164 था, जो 2024 ईस्वी में बढ़कर 172 हो गया। भारत परमाणु सशस्त्र देशों में 6ठे स्थान पर है। P5 कंट्री, जो 5 संयुक्त सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। प्लस में 6ठे नंबर पे कौन है? इंडिया। तो परमाणु सशस्त्र देशों में 6ठे नंबर पे भारत आता है, ठीक है। रूस और यूएसए, इन दोनों के पास संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो कुल परमाणु हथियारों का 90% रशिया और यूएसए के पास भी है, ठीक है। तो भारत कुल मिलाकर 6ठे स्थान पर है। सिप्री की रिपोर्ट में हमें यह देखने को मिला है। भारत ने पहली बार 2024-26 में कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है, ठीक है। 2003 में स्थापना के बाद से भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस के अध्यक्षता जो है संभाल रहा है। कोलंबो प्रोसेस में कितने मेंबर देश हैं? देखिए, कोलंबो प्रोसेस आखिर है क्या? तो कोलंबो प्रोसेस दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल के देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रोसेस है। इसमें एशिया के कुल 12 देश हैं। कौन कौन? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, पाक, श्रीलंका, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया। ये 12 देश जो हैं, एशिया के 12 देश कोलंबो प्रोसेस में शामिल हैं और भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 2003 में स्थापना के बाद से 2024-26 के लिए भारत अध्यक्षता कर रहा है। फिलीपींस को राज्य की मान्यता। हाल ही में 3 देशों के द्वारा फिलीपींस को राज्य की मान्यता प्रदान की गई है। वे 3 देश हैं, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। इन 3 देशों के द्वारा फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता प्रदान की गई है। अगला है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? काफ़ी चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष इसकी समिट का आयोजन किया जाता है और अभी वर्तमान समय में इसकी अध्यक्षता इस वर्ष थाईलैंड के द्वारा किया जा रहा है। बिम्स्टेक के बारे में अगर हम लोग डिटेल जानकारी जानना चाहें तो बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। यह बिम्स्टेक का पूरा नाम है। बिम्स्टेक की स्थापना वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है बिम्स्टेक का? तो इसका मुख्यालय बांग्लादेश ढाका में है। वर्तमान समय में बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल प्लस भूटान। देखिए, इसका मेंबर कंट्रीज याद करने का शॉर्ट नाम है BIMSTEC। ये तो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो बिम्स्टेक में आप देख लीजिए, बी से क्या होता है? बांग्लादेश, ठीक है। आई से क्या हो गया? इंडिया। बिम्स्टेक ही लिखा हुआ है, इसको हम लोग याद करने के तरीके से देख रहे हैं। एम से क्या हो गया? म्यांमार। एस से क्या होगा? श्रीलंका। फिर टी से क्या होगा? थाईलैंड।
इतना हो गया BIMST। तो इसके अलावा क्या बच गया, 2 देश बच गए, नेपाल प्लस भूटान को ऐड कर लीजिए। तो ये 7 सदस्य देश हैं बिम्स्टेक में। स्थापना 1997, बैंकॉक घोषणा, इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है। विश्व जल सम्मेलन, 10वां विश्व जल सम्मेलन, 10वां विश्व जल सम्मेलन का आयोजन 18 से 25 मई 2024 के बीच में बाली इंडोनेशिया में किया गया। इसका थीम क्या है, विश्व जल शिखर सम्मेलन का थीम क्या है, साझा समृद्धि के लिए जल। विश्व जल शिखर सम्मेलन का थीम है साझा समृद्धि के लिए जल। इस रिपोर्ट में एक जो महत्वपूर्ण चीज उभर कर सामने आई, जो आपका मेंस डेटा में यूज किया जा सकता है या ऐसे में, तो वह है कि 2022 में 2.2 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से पेयजल सेवाओं तक अपनी पहुंच उपलब्ध नहीं है। हाल ही में हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो पूछा जा सकता है कि विभिन्न देशों के द्वारा किस जो मसाले हैं उनमें किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण बैन लगाया गया, तो एथिलीन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। 1 अप्रैल 2024 को रोमानिया एवं बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, जो यूरोप का आईडी चेक मुक्त यात्रा क्षेत्र है। अब सवाल है कि आखिर आईडी चेक मुक्त जो क्षेत्र है वह ये जो शेंगेन है, आगे यह हम लोग समझते हैं कि शेंगेन क्या है, क्योंकि रोमानिया और बुल्गारिया जो है वह शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। तो बेसिकली शेंगेन क्षेत्र जो है वह एक यूरोप का वीजा मुक्त क्षेत्र है, जिसमें 29 देश शामिल हैं और जिन्होंने आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जितने 29 देश इसमें शामिल हैं, वीजा मुक्त जो क्षेत्र है, इसमें अगर कोई देश नया शामिल होगा तो वो इन अगर 29 देशों में और कहीं भी किसी भी देश में जाएगा तो उसके लिए उसे वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आईडी चेक मुक्त यात्रा क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि आईडी वीज़ा कोई चेक नहीं होगी। तो शेंगेन में रोमानिया और बुल्गारिया शामिल हो गया है। टोटल अभी वर्तमान समय में 29 देश हैं। तो याद रखेंगे रोमानिया और बुल्गारिया। कौन से 2 देश, रोमानिया एवं बुल्गारिया। हाल ही में 24 मार्च 2024 को UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सर्वसम्मति से AI पर पहला वैश्विक प्रस्ताव को पारित किया है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान दिया है। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी ट्रस्ट फंड में कितने का योगदान दिया गया है, तो $5 लाख का योगदान दिया गया है। इस कोष की स्थापना 2009 में महासचिव के द्वारा की गई थी एवं 2017 में इसके निर्माण के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया। इस कोष में भारत ने अब तक कुल $2.55 मिलियन का योगदान दिया है। ठीक है, तो आतंकवाद निरोधी ट्रस्ट फंड भारत ने $5 लाख का वर्तमान समय में योगदान दिया और अभी तक अगर टोटल देखा जाए तो $2.55 बिलियन योगदान भारत कर चुका है। अगला महत्वपूर्ण है, चुनाव के पश्चात सांसदों ने ब्रिटेन में समारोह के दौरान गीता और बाइबिल का प्रयोग किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गीता का प्रयोग किन सांसदों ने अपनी शपथ ग्रहण के दौरान किया, तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, कनिष्क नारायण जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, बिहार के और ब्रिटेन में सांसद चुने गए हैं, और शिवानी राजा, इन तीनों ने गीता का प्रयोग किया था वहाँ पर शपथ ग्रहण के दौरान। तो थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जल्दी में वहाँ पर चुनाव हुए हैं। अगला है SCO का 10वां सदस्य, बेलारूस SCO का 10वां सदस्य बना है। ठीक है, 24वां SCO समिट कहाँ पर हुआ, कजाकिस्तान अस्ताना में। थीम क्या है, स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरल डायलॉग। किंगदाओ को 2024-25 के लिए SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है। ठीक है, तो 2024-25 के लिए SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया, तो किंगदाओ को घोषित किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किया है। अब आप लोग यह समझिए कि संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि है क्या।
तो वह क्षेत्र जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्र या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं होते हैं, वह क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि में आते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म के रूप में BBJN एग्रीमेंट भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है BBJN का पूरा नाम क्या है, क्योंकि BBJN एग्रीमेंट जो है इसी पर हाल ही में भारत ने हस्ताक्षर किया है और यही संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि का फुल फॉर्म है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, यानी कि वह क्षेत्र जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्र या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं होते हैं, वह संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि कहलाता है और भारत ने हाल ही में इस पर हस्ताक्षर किया है। अगला है इजराइल, हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को यूएन की लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की लिस्ट ऑफ शेम में किसे शामिल किया गया? यूनाइटेड नेशन की लिस्ट ऑफ शेम में किसे शामिल किया गया? इजराइल को, हमास को और फिलिस्तीन को, ठीक है। तो इन तीनों को लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया है। लिस्ट ऑफ शेम का मतलब होता है सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के खिलाफ कथित अधिकार उल्लंघन का दस्तावेजीकरण है लिस्ट ऑफ शेम। अगला है, हाल ही में सऊदी अरब ने यूएसए के साथ अपने 80 साल पुराने पेट्रो डॉलर सौदे को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है, ठीक है। तो किन दो देशों ने, आप लोग नाम याद रखेंगे, सऊदी अरब ने यूएसए के साथ, यानी कि पहले सऊदी अरब और यूएसए दोनों के बीच में पेट्रो डॉलर सौदा था। पेट्रो डॉलर सौदा का मतलब होता है इस करार के तहत सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश को क्रूड ऑयल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही बेचना होता है। तो यह जो करार था वह 1974 ईस्वी में लंबे समय से चला आ रहा था और अब सऊदी अरब ने इस करार को समाप्त करने का निर्णय लिया है। पेट्रो डॉलर का क्या मतलब होता है? पेट्रो डॉलर का मतलब होता है, ये 80 साल नहीं 60 साल होना चाहिए, ठीक है। पेट्रो डॉलर का मतलब होता है वो डॉलर जो तेल बेचने वाले देशों जैसे सऊदी अरब को तेल का व्यापार करने से मिलता है। मान लेते हैं कि अमेरिका, यूएसए और सऊदी के बीच में समझौता हुआ था, तो अगर यूएसए तेल बेचता सऊदी अरब यूएसए को तेल बेचेगा तो यूएसए उसका भुगतान जो है सिर्फ और सिर्फ डॉलर में करेगा, यानी कि पेट्रोल का सौदा जो है वह डॉलर के जरिए किया जाएगा, तो वह पेट्रो डॉलर कहलाएगा। तो सऊदी अरब ने हालिया समय में यूएसए के साथ पेट्रो डॉलर समझौते सौदे जो है उसको रद्द करने का निर्णय लिया है। अगला है, हिजाब पहनने वाली मोरक्को की केंजा लाइली ने हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल का खिताब जीता है। तो दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? मोरक्को की केंजा लाइली के द्वारा। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश के द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम को पारित किया गया, तो आप क्या बताएंगे? यूएसए के द्वारा पारित किया गया है। हाल ही में यूएई की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश की कैबिनेट के द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा को मंजूरी प्रदान की गई है, तो किस देश की कैबिनेट के द्वारा? यूएई की कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने परीक्षा मंथन मैगजीन का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इन दो खंडों का हमने डिस्कस किया है। आगे आने वाले समय में इसके जो अन्य महत्वपूर्ण खंड होंगे, जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर का आप लोग ज्वाइन कर लें, जहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित विभिन्न गाइडलाइन और मटेरियल निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। शीघ्र एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।